नमस्कार उदयपुर। हमारे साथ हैं युवा कर्मठ और जुझारू जो सर हमारे साथ हैं और जोधपुर से बिलोंग करते हैं, और हम चाहेंगे कि परिचय के साथ आपकी शुरुआत करें सर। मेरा नाम सचिन विष्णुदेव सरवटे है। अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान सरकार का मैं उपाध्यक्ष हूँ। जी, आज 133वीं अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या है सर। तो बाबा साहब के नाम का कोई संदेश जो आप अपने जन को देना चाहें सर। विश्व विभूति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। आज हम जो भी बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, पहन रहे हैं, हर प्रकार की आज़ादी हर प्रकार की जो आज़ादी है उसका जो सूत्रपात जिन्होंने किया वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोगों और में एक धारणा बनी हुई है सर कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ SC ST के लिए, जबकि वो एक ऐसा भारत चाहते थे, सार्वभौमिक भारत जिसको हम कह सकते हैं, जिसको सर्व एक सूत्र में बंध के चलने वाला भारत कह सकते हैं। तो ये लोगों की भ्रांति क्यों बनी सर? देखिए, हिंदू कोड बिल लेके आए बाबा साहेब, तो उससे तो SC वर्ग का कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो सभी के लिए लागू था। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सा काम किया है। आज महिलाओं को जो हक दिलाया है, तो महिलाओं में कौन सी जाति होती है? और जो वर्किंग आवर्स जो है 8 घंटे तय करना, ये उनकी एक उपलब्धि। इसमें कौन सा SC ST का मामला आ गया? संविधान जो उन्होंने बनाया, तो क्या केवल SC ST के लिए बनाया? उन्होंने तो सबके लिए बनाया। हाँ, वो SC ST वर्ग से आते थे, उन्होंने छुआछूत का दंश झेला था, उन्होंने इसका जो उनका कटु अनुभव था, उसके आधार पर उन्होंने ये चाहा कि भाई ये जो भेदभाव का मामला है, भेदभाव जो है समाज के अंदर, वो मिटना चाहिए। इसलिए उन्होंने SC ST के लिए प्रावधान किए। तो प्रावधान किए तो SC ST के लोगों को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनके प्रति निष्ठावान होना चाहिए। लेकिन हम अगर ये कहें कि बाबा साहेब केवल SC ST के हैं, तो ये गलत है। वो सबके हैं, वो सबके हैं। सर बाबा साहब की जब बात चलती एक है, मिनट, अमेरिका के लोग कहते हैं कि बाबा साहेब अगर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम उन्हें सूर्य कहते हैं। जी, आज नॉलेज ऑफ सिंबल उन्होंने दिया है। उनको कहा जाता है। तो आप ये देखें कि संकीर्ण मानसिकता रखने से कुछ ये नहीं होगा। विडंबना बाबा कहेंगे साहेब भारत सबके हैं, जी, हर जाति, हर धर्म, हर एक व्यक्ति के। हर वर्ग के लिए उन्होंने सब कुछ समानता का भाव रखा। उन्होंने कहीं ये ऊपर ऊंच नीच नहीं आने दी, लेकिन लोगों की मानसिकता का आप कुछ भी नहीं कर सकते सर। जहाँ तक बाबा साहब की बात आती है सर, SC ST की बात भी कर सकते हैं अभी। तो कहाँ देखते हैं आप SC ST को इन बीते 5 सालों में? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जी, परम आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अशोक जी गहलोत जो है 2 व्यक्तियों के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं जी, एक महात्मा गांधी और एक बाबा साहेब। आप उनके उनके कार्य को देखें, जी, आप उनके जो वे ऑफ वर्किंग को देखें। उस वर्किंग से आपको पता चलेगा कि उनका जो काम करने का तरीका है और उनकी जो सोच है, उसमें आपको बाबा साहेब और महात्मा गांधी दोनों की झलक मिलेगी। सबको साथ लेके महात्मा चलना। गांधी कहते थे कि जो उस भीड़ के अंतिम छोर पर जो बैठा व्यक्ति है, उसको लाभ मिलना चाहिए। अशोक जी गहलोत उसी उसी पे चल रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं उसको। ठीक है। हमारे इस राजस्थान में अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग का अगर गठन किसी ने किया है, तो वो अशोक जी गहलोत ने किया है। तो यहीं पे हम पता लगा सकते हैं कि माननीय अशोक जी गहलोत ने है जो इस समाज के लिए, इस SC ST वर्ग के लिए। मुख्यमंत्री जी की आती है और काफ़ी अच्छा काम किया है। हर तरफ से उनको सराहना मिलती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष भी उनकी गाहे बगाहे तारीफ करने में पीछे नहीं रहता है। तो सर कहाँ तक लाभ अभी तक पहुँचा है? जहाँ तक आपके दौरे का सवाल है, आप हर जगह दौरा करते हैं सर, तो अभी तक उदयपुर के दौरे की बात ना करके पिछले दौरे की बात करते हैं, जहाँ से आप होके आए हैं, वहाँ का आप ज़रा अनुभव बताएं। देखिए, मैंने 33 जिलों में से लगभग 20 से 25 जिले कवर कर लिए हैं। और 20 से 25 जिलों में जो मैंने ये बैठक ली और जो मैंने ये योजनाओं से संबंधित वार्ता की, तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ आम जनता को बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा है। सर अधिकारियों की बात करते हैं तो आंकड़ों में बात होती है, कहीं लाइव या आपने स्वयं कहीं ऐसी
तहकीकात की है सर? हाँ, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, जी उनसे फीडबैक लेता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि लोग खुश हैं, जनता खुश है। आज आप देखिए, ये जो 24 अप्रैल को वो एक मुहिम चला रहे हैं, जी जिसमें ये 10 उन्होंने योजना रखी है, जिनका उन्होंने कहा है कि भाई इन 10 योजनाओं का लाभ तो आम जनता को होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। 500 रुपये में गैस, जी जो बीपीएल परिवार है या जो अंत्योदय में है। हाँ उसमें है, उनको 500 रुपये का गैस मिलना चाहिए। जी 100 यूनिट फ्री फ्री लाइट। ये दी जानी चाहिए। किसानों को 2000 यूनिट फ्री मिलनी चाहिए, जी ठीक है ना। फ्री राशन है, 125 दिन का रोजगार है, जी या तो 125 दिन का रोजगार या 1000 रुपये भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। ठीक है। शहरी इंदिरा गांधी जो है रोजगार गारंटी जो है, उसके तहत भी है जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जी 1000 रुपये की पेंशन, जो पेंशन पहले 1000 से कम थी उसको 700 बढ़ाकर, रुपये थी पहले। हाँ उसको बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। जी 40,000 रुपये जो है वो पशु बीमा धन पे वो दे रहे हैं पशु बीमा के लिए। जी चिरंजीवी योजना के तहत 2 तरह की योजना है, जिसमें एक तो दुर्घटना बीमा है जिसका जो है 10 लाख का लाभ है, जी और एक है जो 25 लाख का जो नॉर्मल बीमा है। जी तो उसमें भी वो ये चाह रहे हैं कि ये जो 24 अप्रैल से ये जो कैंप लगे, इन कैंपों के माध्यम से इन 10 योजनाओं का लाभ तो जनता को मिलना ही चाहिए। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता को लाभ दिलाने के लिए वो कितना ज़्यादा मतलब सीरियस है इसमें। प्रयासरत हैं कि आखिरी छोर तक ये योजना पहुंचे। और हमारे को भी इंस्ट्रक्शन है, जी हमारे को भी इंस्ट्रक्शन है कि आप यात्राएं करें, लोगों के बीच में जाए, फीडबैक लीजिए, अधिकारियों से मिलिए। अधिकारी वर्ग है जो सही तरीके से है, जो योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, जनता का फीडबैक लीजिए। जनता को वास्तव में कोई लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जनता को किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है कोई योजना लेने के अंदर। तो इसके लिए हम यात्राएं कर रहे हैं। जी। अधिकारियों की अगर बात करें तो किस तरह का व्यवहार रहता है? कोऑपरेटिव रहता है या ऐसे ही काम चलाऊ रहता है इसमें? नहीं नहीं, कोऑपरेटिव है। हमारा राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बहुत अच्छे हैं। जी जब सरकार इतनी अच्छी है तो ब्यूरोक्रेट्स भी जाहिर सी बात अच्छे होंगे। जी शिकायत 1-2 स्थान पे को छोड़कर बाकी जगह पे ऐसी समस्या ही है, वो 1-2 भी कोई कंडीशनल मामला समझ सकता हूँ मैं, वो इंटेंशनली कुछ ऐसा हुआ नहीं है अभी तक तो। और वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल भी नहीं जी है जो कार्य की व्यस्तता हो सकती है। तो कहीं मान लो कि कहीं मीटिंग मान लो कम समय के लिए हुई हो, या ज़्यादा बिना किसी लोग, नोटिस के हो गई हो। ज़्यादा अधिकारी अगर मान लो नहीं आ पाए तो वो एक आध जगह पे हुआ है, जी। और वो बात भी जब हम व्यस्तता के करते कारण। हैं सर मुख्यमंत्री महोदय की, तो योजनाएं भी उनकी अच्छी है, धरातल पर भी वो काम कर रही हैं जैसा कि आपने बताया आपके दौरों के हिसाब से। तो सर कहीं कहीं जनता ऐसा लगा कि कोई विरोध में है या उस योजनाओं को लेकर कुछ टीका टिप्पणी ऐसी कभी कोई सामने आया हो सर? मैं कह रहा हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है जी कि माननीय अशोक गहलोत जी के जैसा व्यक्ति पैदा होना इम्पॉसिबल है। जी या तो बाबा साहेब हुए थे, या महात्मा गांधी हुए थे, और या फिर अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी। हुए। वो लोग मूर्ख हैं जो लोग अशोक जी गहलोत को काम करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह की राजनीतिक दाव पेच चल रहे हैं, कभी सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं, कभी क्या प्रयास कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं। आप समझदार है, सभी जनता समझदार है। जब ये बात जो ये आती जनता है, है, जब जनता सब सरकार की जानती है। गिराने की या सरकार की बात जब आती है सर, तो दुष्कर्म मामले हो गए या कहीं ऐसा छिटपुट घटनाएं हो ही जाती है सर। प्रशासन है, पब्लिक है, तो कुछ हो ही जाता है, तो सीधे लोग मांग करते थे इस्तीफे की या सरकार निकम्मी है। उस पर आपका क्या राय है सर? देखिए सर, जनता जनार्दन है, ये लोकतंत्र है। जी लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता माई बाप होती है। जनता चाहे वो कह सकती है, जनता को माई बाप कह दिया, माई बाप तो सब कुछ कह सकते हैं। अगर कोई ऐसी घटनाएं होती है तो मैं अगर बात करूं एफआईआर की, जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एफआईआर दर्ज कराना कंपलसरी कर दिया है। पहले क्या होता था पिछली सरकारों में कि एफआईआर दर्ज ही नहीं होती थी। चक्कर लगाते रहेंगे, जब एफआईआर दर्ज ही नहीं होती थी तो मामले कम दिखते थे। उठते ही नहीं थे। जब एफआईआर कंपलसरी कर दी तो मामले बढ़ने लग गए, ज़्यादा दिखने लग गए। मेरा सवाल ये था सर कि राजनीति स्तर पर जो लोग बातें उठाते हैं, ये उनकी बात कर रहा था मैं सर। राजनीति तो सर राजनीति, देखिए राजनीति का हम क्या कह सकते हैं। एक व्यक्ति है
जो रात दिन एक करके जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है, राजस्थान को नंबर 1 बनाने का काम कर रहा है। और कुछ लोग अगर इस तरह की अगर कोई न्यूसेंस फैला रहे हैं तो जनता तो सब जानती है, जनता उन्हें माकूल जवाब देगी। सर चलते चलते उदयपुर वासियों के लिए जो आज का आपने दौरा रखा है उसका कोई अनुभव और आपका कोई संदेश। उदयपुर में मैं आकर बहुत प्रसन्नचित हुआ। इसको धरती का, अपने राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता है एक तरह से। मैं बारिश के दिनों में भी यहाँ आया था, उस समय नज़ारा देखने लायक था। तो बहुत अच्छी सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी है, और उतने ही खूबसूरत आप जैसे यहाँ के लोग हैं। मेरे काफ़ी परिचित हैं पुराने यहाँ के लोग, और काफ़ी मेरे हम एक संगठन भी चलाते थे, राष्ट्रीय वंचित लोक मंच, उसके भी हमारे कार्यकर्ता जैसे अभी बैठे हैं ये, तो हमारे कार्यकर्ता हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। उदयपुर की जनता से, प्रशासन से और ब्यूरोक्रेट से मैं बहुत खुश हूँ। जी, तो सर कोई विशेष संदेश जो 133वें बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आप देना मेरा यही कहना है इस उदयपुर की जनता को, बल्कि पूरे राजस्थान की जनता को, कि आप योजनाओं का लाभ जो राजस्थान सरकार आपको दे रही है खुद भी लाभ उठाएं, और आम जनता को भी लाभ दें, अपने परिचितों को भी लाभ दें, अपने रिश्तेदारों को भी लाभ दिलाएं। सर बात योजनाओं की करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर क्रियान्विति में अगर कोई दिक्कत आती है किसी आम जन को जो सीधे बात नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए क्या कोई हेल्पलाइन वगैरह है सर? हाँ, 181 को पावरफुल कर दिया है। सर कर्मचारियों के हितों की अगर बात करें तो देश में एक सवाल या यूं कहें बवाल ओपीएस को लेकर है, उसमें राजस्थान सरकार की क्या मंशा है और क्या राय है सर? बवाल तो राजस्थान सरकार कर नहीं रही है। जी, राजस्थान सरकार जो चल रहा है। राजस्थान सरकार की तो मंशा है जी ओपीएस लागू करना, जी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, है ना। अभी हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर केंद्र की, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर किसी राज्य ने ओपीएस लागू कर दिया जी तो वो राज्य जो है बिल्कुल दिवालिया मतलब हो हाशिए पे आ जाएगा, जी। ऐसा उन्होंने कहा। और वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, अशोक जी गहलोत, वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं आप लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवा के रहूँगा, ओल्ड पेंशन दिलवा के रहूँगा। आपको मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पेंशन जो बंद करी थी, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय का मामला था। प्रावधान तो था। अब जनता देख रही है, जी जनता देख रही है कि पहले तो इस पेंशन को किस किस पार्टी ने बंद किया, किस पार्टी की सरकार थी जिसने इस पेंशन को बंद किया, और अभी वर्तमान में कौन सी सरकार राजस्थान में, जी, गहलोत राजनीति- सरकार। एक मिनट, सवाल पूछा है तो पूरा भी सुनिए। जी जी बिल्कुल। राजस्थान की गहलोत सरकार इसको लागू कराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह का कोई भी सपोर्ट मिल नहीं रहा है, सहयोगात्मक रुख नहीं है। कोई है ही नहीं। जी ठीक है ना, तो अब आप खुद ही देख लीजिए जनता का हित कौन चाहती है। ठीक है ना, ईआरसीपी में क्या हुआ, ईआरसीपी में कौन सा सपोर्ट किया केंद्र ने, आप देख ही रहे हैं। तो अब जनता जान गई है कि किस तरह से भाजपा सरकार जो है केंद्र की, किस तरह से नोटबंदी किसने की, नोटबंदी से ले लो, छोटे व्यापारियों का पूरा मामला है। अभी आप देखो राहुल गांधी जी को संसदीय सदस्यता उनकी रद्द कर दी। क्यों कर दी भाई? क्यों? वो अडानी पे सवाल कर रहे थे। उन्होंने अडानी पे ये पूछा कि भाई ये 20 सेल कंपनियों में जो है, वो इन सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसका है? तो सवाल का जवाब देवे ना। संसद भंग करने की क्या जरूरत है, उनको भंग करने की क्या जरूरत है? संसद मतलब देश में पहली बार हो रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो ही संसद नहीं चलने दे रही है। पहले ऐसा होता था विपक्ष नहीं चलने देती थी, यहाँ तो सत्ताधारी पार्टी नहीं संसद चलने दे रही है। क्यों नहीं चलने दे रही है? अगर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, सांसद है राहुल जी गांधी,
अगर वो एक सवाल कर रहे हैं तो मोदी जी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी, अडानी जी आपके हैं कौन? इसका जवाब देवें कि अडानी जी मेरे ये हैं। मोदी जी जाते हैं विदेशों में जाते ही अडानी जी को वहाँ से ऑर्डर मिल जाता है, वहाँ से बिजनेस मिल जाता है। तो ये संयोग तो नहीं हो सकता, ये प्रयोग जरूर हो सकता है, संयोग नहीं हो सकता। आप खुद ही देख लीजिए। जी, अब बात फिर से ओपीएस पे आते हैं सर। हम्म, एक कर्मचारी को पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये सवाल ही नहीं है। जी इसका तो सीधा सीधा जवाब है कि मिलनी ही चाहिए। जी, क्यों वो नहीं पूरी मिलनी अपनी चाहिए? ज़िंदगी खपाता है। और उसका अधिकार है, जी उसका अधिकार है। और कर्मचारी कौन है? आप और हम में से ही तो हैं। जी क्या हमारे माता पिता बहन भाई रिश्तेदार कर्मचारी नहीं है? तो हम ही तो हैं। वो जनता कौन है? सर, आप अनुसूचित जाति आयोग से हैं, और अनुसूचित जाति आयोग पर जब आप आसीन हुए हैं, सीटा गद्दी आसीन हुए हैं, तब से और अभी के कार्यकाल में क्या ऐसा नया लगा, या आप कुछ ऐसा नया करना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जी मैंने जब ज्वाइन किया था तो सबसे पहली अगर कोई कमी मुझे लगी थी, उसके अंदर ये लगी थी कि अनुसूचित जाति आयोग की कोई वेबसाइट ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर गूगल पे सर्च करे एससी आयोग तो उसको कहीं कोई मटेरियल ही नहीं मिलेगा, है ना। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया, इसकी वेबसाइट डेवलप की मैंने खुद ने। मैं खुद एक टेक्निकल व्यक्ति हूँ, मेरे बच्चे भी टेक्निकल हैं। मैंने और मेरे बच्चों ने मिलकर इसकी टेक्निकली एक वेबसाइट डेवलप की, जिसका ये आपके वीडियो में आप स्क्रीन पे ये ज़रूर यहाँ लिखना, है ना। वो वेबसाइट का ये लिंक मैं ऐसे करके बोल रहा हूँ, www.rajsciayog.wordpress.com। स्पेलिंग मैं आपको लिख के दे दूंगा, है ना। तो इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपको एससी से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं, एक तो उसकी लिंक दे रखी है, उन योजनाओं की जानकारी मिलेगी, पहली बात। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का कोई ग्रीवेंस है, कोई कंप्लेन है, तो वो डायरेक्टली उसमें कंप्लेन में वो फीड करेगा नाम, पता, ये समस्या ज़मीन से संबंधित है, हत्या से रिलेटेड है, बलात्कार से रिलेटेड है, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है, एट्रोसिटी है, जो भी है वो सेलेक्ट करेगा। जैसे ही वो सबमिट बटन दबाएगा, वो वेबसाइट से मेल सीधी मेरे मोबाइल में आएगी, और हमारे आयोग कार्यालय में जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे वो मेल आएगी, वो सीधे रजिस्टर हो जाएगी। बिल्कुल सीधा आएगी। और हमारा काम क्या रहेगा, सिर्फ उसको फॉरवर्ड करके संबंधित जिला कलेक्टर, या अगर पुलिस से रिलेटेड है तो संबंधित को भेजना, सीधा फीडबैक लेना भाई। बिल्कुल, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, बहुत कार्रवाई हो रही बहुत अच्छी पहल है सर। है। अभी तो एक चीज़ और शुरू करने वाला हूँ मैं, जी IVRS सिस्टम और टोल फ्री सिस्टम, ये जल्दी ही शुरू करूँगा। IVRS में क्या होगा, सपोज करो एक व्यक्ति ने कॉल किया, जी ठीक है, एक व्यक्ति ने कॉल किया तो उससे IVRS के माध्यम से एक वो जाएगा कि आप यदि कोई कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं तो 1 दबाइए या 2 दबाइए, ऑप्शन मिलेगा उसे, ठीक है, उसको ऑप्शन मिलेगा। तो वो कंप्लेन दर्ज कराएगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि आप है जो हत्या से रिलेटेड मामला दर्ज कराना चाहते हैं, या आप एट्रोसिटी से रिलेटेड मामला दर्ज कराना चाहते हैं, तो वो जैसे भी वो सेलेक्ट करेगा, ठीक है, फिर उससे उसके मोबाइल नंबर डायल करने को कहा जाएगा, वो मोबाइल नंबर डालेगा। तो उसको केवल सवाल पूछे जा रहे हैं, वो जवाब दे रहा है, वो डेटा हमारे पास में सीधा हमारे पास आ जाएगा, किसी के मार्फत, बिल्कुल। और फिर हम उस पर एनालिसिस करके और उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा चैट बोट, व्हाट्सएप चैट बोट होता है, जिसमें क्या होता है कि एक नंबर हम प्रोवाइड करेंगे, ये मेरी योजना है आगे की। एक नंबर हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें मान लो कि आपने लिखा हाई, तो वहाँ से जवाब आएगा कि अनुसूचित जाति आयोग के चैट बोट में आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, क्या आप कोई दर्ज कराना चाहते हैं केस, तो वो करेगा मान लो यस, तो वो मतलब वो IVRS वाला जो सिस्टम है वही चैट बोट के अंदर सीधे जुड़ सकता है। हाँ, तो इस तरह से टेक्निकली इस पे, क्योंकि मैं टेक्निकल रहा हूँ और मैं 1 मिनट नहीं आराम से बैठता हूँ, मेरे दिन भर रात दिन यही दिमाग में चलता है कि मैं कैसे इस पद को जो है इसको सार्थक कर सकूँ, तो यही मेरा प्रयास रहता है। जी सर, तकनीक का ज़माना है और आप जो नित नए प्रयोग हमें बताए हैं, और हम चाहते हैं कि वो प्रयोग धरातल पर आएँ, संबंधित लोगों को राहत प्रदान करें, क्योंकि आज के समय में भी काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे जनता है
जो सीधे सीधे अपना काम अपना राज्य से नहीं करवा पाती है, जबकि राज्य सरकार की कई योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर।